नमस्कार बच्चों, मैं कपिल देव त्यागी, आपका गणित अध्यापक। कल हम पढ़ रहे थे, पिछले सेशन में हम पढ़ रहे थे सारणिक में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे। उनमें अब आगे हम प्रश्नावली को पूरी करते हैं, एक्सरसाइज को पूरी करते हैं। कुछ जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें भी करते हैं। चलिए देखिए, हमने 8वें प्रश्न तक करवा दिए थे। प्रश्न नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वें प्रश्न में देखिए दे रखा है आपको एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 10। 10वें प्रश्न में आपको दे रखा है एक सारणी क्या है आपके पास, x+4 2x 2x, ठीक है। यहाँ पे फिर 2x x+4 और 2x, फिर यहाँ पे 2x और x+4। ये आपको सारणी दे रखी है और आपको इसमें सिद्ध करना है कि ये 5x+4 इंटू में 4 - x के होल स्क्वायर के बराबर होगी। अब इसे हल करना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आपको पंक्तियों को या स्तंभों को जोड़कर इस तरीके से अरेंज करना है कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए और किसी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में सारे एलिमेंट 1 आ जाए। उसी के लिए हम देखिए प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं कि C1 के अंदर C2 को और C3 को ऐड कर देते हैं। कहते हैं कि C1 = C1 + C2 + C3। हमने C1 के अंदर C2 को भी और C3 को भी ऐड कर लिया है। तो क्या आएगी सारणी आपकी 2x 4x यहाँ से और x यहाँ से, यानी कि 5x+4 हो गई। यहाँ पे भी 5x+4 हुई और यहाँ पर भी 5x+4 और बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज जो के जो 2x और 2x x+4 2x x+4, ठीक है। अब देखिए C1 में से आपका 5x+4 बाहर निकाला जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 = 1/5x+4 C1। डिटरमिनेंट क्या हुई फिर आपकी, यहाँ पे 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा। ये आपका 2x यहाँ से x+4 2x और x+4, ये सारणी बची आपकी। अब वही वाला तरीका जो आपको बताया था कि एक 1 के सपोर्ट से बाकी के 1 को 0 करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि R1 को R2 में से और R3 में से, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा हमें। तो वही हम करते हैं इसमें। R2 = R2 - R1 और R3 = R3 - R1। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, ये तो 1 2x और 2x एज इट इज रहेगा क्योंकि R1 को हमने स्थिर रखा है। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब यहाँ से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 2x माइनस के आते ही यहाँ पर माइनस के x बचेगा प्लस के 4 बचेगा, तो हम इसे 4 - x लिख सकते हैं। यहाँ से जब इसे घटाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा आपके पास। अब इस वाले पे आते हैं, ये 0 एक हुआ एलिमेंट, इसमें से इसे घटाया तो ये भी 0 हुआ एलिमेंट आपका, और जब इसमें से घटाएंगे तो फिर से यहाँ से 4 - x बचा रहेगा। ये आपने इसमें कंप्लीट कर दिया है। और बाहर आपने कॉमन क्या ले लिया था, बाहर आपने कॉमन ले लिया था इस वाले में, यहाँ पे 5x में 4, वो बाहर आपका कॉमन चल रहा था 5x में 4, ठीक है। अब देखिए इसके सापेक्ष अगर आप विस्तार करते हैं C1 के सापेक्ष, तो केवल एक ही एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, इसी के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, बाकी के तो आपके 0 हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास 5x प्लस में 4 तो बाहर रखा हुआ है आपके पास। अंदर आपके पास बचेगी, जब 1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे 4 - x 0 0 और 4 - x। अब देखिए इसका विस्तार करना आपको आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें विद माइनस साइन। तो क्या होगा 5x
प्लस में 4 और इनटू में जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो आपको सिद्ध करना था वही आपको प्राप्त हो गया है। तो इसमें टेक्निक का जरूर ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया, क्या कि सबसे पहले पंक्तियों में या स्तंभों में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढें कि जोड़ के सब कुछ कॉमन आ जाए। ठीक है, चाहे वो आपने तीनों को जोड़ के करा, चाहे किन्हीं दो को जोड़ के करें, किसी भी तरीके से आपको एक कॉमन वैल्यूज मिल गई। अब उस कॉमन वैल्यूज को हम सारणी के बाहर ला सकते हैं जिससे कि एक स्तंभ या एक पंक्ति आपका 1 1 1 दे दे, यानी कि तीनों एलिमेंट आपके 1 आ जाए, नहीं तो मैक्सिमम 1 आ जाए आपके पास। ठीक है, अब एक 1 के सपोर्ट से आपको बाकी 1 को 0 करना है, ये टारगेट करना है। इधर क्या होना है उससे हमें मतलब नहीं है अभी, वो बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इसमें। अब जब हमने इस 1 के सपोर्ट से इसे 0 करना चाहा और इसे 0 करना चाहा तो एज इट इज इसे घटाना पड़ेगा, इसमें से भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमने करा कि R1 को R2 में से और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो घटाने के बाद R1 तो आपकी जो की त्यों रही, देखिए ये एलिमेंट 0 हुआ, इसमें से घटाते चले गए तो ये आ गया आपके पास। अब इसके सापेक्ष आप विस्तार कर सकते हैं क्योंकि बाकी के दो एलिमेंट इसके 0 है। जब इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो बाहर तो 1 रखा जाएगा और अंदर आपके पास ये रहेगा, और इसे हम फिर आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। एक आध प्रश्न और करते हैं और क्लियर होगा आपका। आगे देखिए, इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 11 भी दे रखा है। 10वीं का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम यही है, बस वहां पर 4 की जगह पे के दे रखा है। यहाँ के पास यहाँ पे 4 था, वहां पे के दे रखा है आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। 11वें प्रश्न में आपको दे रखा है सारणी में a माइनस बी माइनस सी, फिर यहां से 2b और 2c। इसी तरीके से इधर 2a, यहां से b माइनस सी माइनस a, 2c, फिर 2a और 2b और यहां से c माइनस a माइनस b। ये आपको दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हम किन पंक्तियों को या किन स्तंभों को जोड़ें जिससे कि एक चीज कॉमन आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले हम स्तंभों को देखते हैं जोड़ के। अगर हम स्तंभों को जोड़े, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 आएगा और यहाँ पे 5 है, माइनस में b माइनस में c हो जाएगा, लाभ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 5 b आ जाएगा, यहाँ पे 5 c आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R1 के अंदर R2 को और R3 को जोड़ देते हैं। उससे क्या होगा हमारे पास, देखते हैं अभी। देखिए a माइनस बी माइनस सी है, जब इसमें 2b ऐड होगा, ठीक है, माइनस बी पहले से रखा हुआ है, 2b इसमें ऐड करेंगे, एक b कट जाएगा तो a प्लस बी हुआ, फिर जब c ऐड होगा तो प्लस में c बचेगा यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा a प्लस b प्लस c। ये एलिमेंट जुड़े थे 2b और 2c। फिर इस पर आएंगे, जब इन तीनों पंक्तियों को यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए 2a से एक a कट रहा है, 2c से एक c कट रहा है, तो यहाँ से भी हमारे पास b प्लस c प्लस a बचेगा, यानी कि वही a प्लस b प्लस c बचेगा, और नीचे जुड़े थे b माइनस c माइनस a और 2c। ठीक, अब इधर आएंगे यहाँ पे वही a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, तो c प्लस a प्लस b बचेगा, या उसे हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे 2b और यहाँ से c माइनस a माइनस b। ठीक, जो पहला टारगेट था हमारा कि एक पंक्ति में या एक स्तंभ में कोई कॉमन वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए, वो हमारे पास आ गई है। तो अब हम ऑपरेशंस को लिखेंगे नहीं, आपको वैसे ही बताएंगे, वो लिखना आपको सीखना है। R1 में से हम a प्लस b प्लस c को बाहर निकाल देते हैं, निकाल दीजिए a प्लस b प्लस c। R1 में से निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे 1, यहाँ से निकालेंगे 1 और यहाँ से निकालेंगे तो 1। ये आपके पास 2b और 2c, ये आपके पास b माइनस c माइनस a और यहाँ से 2c, इसी तरीके से 2b c माइनस a माइनस b, ये आपके पास बचता है। ठीक है, अब एक 1 के सपोर्ट से बाकियों को हमें 0 करना है, यानी कि C1 को आपको C2 में से भी और C3 में से भी घटा देना है।
तो देखिए ये तो बाहर आपके पास a प्लस बी प्लस सी बचा ही हुआ था। अंदर देखते हैं, c1 को तो आप एज इट इज रखेंगे 1 2b और 2c। जब इसमें से इसे घटाएंगे 0, जब 2b को इसमें से घटाएंगे, देखिए माइनस के 2b करेंगे, प्लस के b रखा हुआ था तो यहाँ पे माइनस के b आ जाएगा, यानी कि माइनस b माइनस c माइनस a, माइनस b माइनस c और माइनस में a आ गया। ठीक, इसी तरह जब c को यहाँ घटाएंगे तो ये 0 आ गया आपके पास। अब फिर इधर आता है, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये भी एलिमेंट आपके पास 0 हुआ। 2b में से 2b को घटाएंगे, ये भी एलिमेंट आपके पास 0 हुआ। और 2c घटाएंगे तो यहाँ से माइनस में c माइनस में a और माइनस में b बचा रहेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं, तो केवल एक ही एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो है, तो इसके सापेक्ष जो सारणिक बन रही है वही केवल बची रहेगी आपके पास। तो क्या बचा रहा आपके पास, बाहर आपके पास a प्लस बी प्लस सी तो बचा ही हुआ था, उप सारणिक के रूप में आपके पास बचा हुआ है एक तो ये एलिमेंट। ठीक है, इसमें से माइनस आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन ले ले तो अंदर आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये एलिमेंट 0 ये एलिमेंट 0 और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें बाहर, तो अंदर आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसका विस्तार करेंगे, आप इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी 0 की गुणा 0 में करेंगे, तो जब इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी बाहर रखा ही हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। और इसकी गुणा इसमें 0 में करेंगे तो वो 0 है, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो इसमें क्या करा हमने, a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही हमारे पास, जब हम इसे खोलेंगे तो इसकी गुणा करता है इसमें, जब इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस से माइनस प्लस हुआ और आपके पास बचा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह बीच में आता है और 0 की गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 आ गया, यानी कि इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। और a प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर रखा हुआ है, जब अंदर गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपके पास जो आपको सिद्ध करना था वही आपको मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो समझ में आया, पहला टारगेट जोड़ के या घटा के कुछ इस तरीके से हमें करना है जिससे कि कॉमन वैल्यूज हमें पूरी पंक्ति में या पूरे स्तंभ में प्राप्त हो जाए। फिर उसे बाहर कॉमन निकाल के एक पंक्ति में या एक स्तंभ में 1 1 1 आ जाए आपके पास। फिर एक 1 के सपोर्ट से बाकियों को 0 करना है और फिर उसे हमें एक्सपेंड कर देना है, विस्तार उसका कर देना है। तो जो आपको सिद्ध करना है वही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके के प्रश्न है आपके, इसमें इन्हें आप करके देखेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे करने का, जो आपको टेक्निक्स बताई हैं उन टेक्निक्स का सहारा लेंगे आप। अब देखिए हम करते हैं ठीक है, ये सारे प्रश्न अब आप लोग कर लोगे। मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का अक्षेत्रफल आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्तीय तल में किया था। कार्तीय तल में 3 बिंदु आपको दिए हुए हुआ करते थे। एक त्रिभुज है आपके पास, इसके शीर्ष में a, b और c मान लेता हूं। यहां पे ये आपके x1, y1, x2, y2 और यहां से x3, y3 दिए हुए हैं आपको, ये 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं। तो याद होगा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाला करते थे, डेल्टा बराबर 1/2। ठीक है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस में। तो वही सूत्र हमारा यहाँ पर सारणिक के रूप में लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखते हैं आप यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 लिखने का तरीका। इन सभी बिंदुओं को क्रम से x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिख लीजिए। और जो आपका तीसरा स्तंभ बचता है इसके स्थान पर 1 1 और 1 ले लीजिए। अब
इसे आपको हल करना है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है तो सीधे सीधे आप विस्तार कर सकते हैं इसका, और यदि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है, ए बी सी में या एक्स वाई में आपको मान दे रखा है, तो 1 1 1 आपके पास है ही, जैसे अभी हमने हल करवाया है एक 1 के सपोर्ट से, बाकियों को 0 करके तब आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं एक आध प्रश्न, आसान एक्सरसाइज है और बाकी के सारे नियम वही चल रहे हैं। यदि कोई 3 बिंदु आपको दे रखे हैं और उन्हें हमें समरेख सिद्ध करना है, कोलिनियर सिद्ध करना है, तो क्या करना हुआ करता था आपको दिखाना पड़ता था कि कोलिनियर के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर शून्य आ गया तो इसका मतलब ये एक लाइन त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। तो हमें यही दिखाना है कि अगर 3 बिंदु हमें समरेख करने के लिए कहे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य दिखाना होगा। चलिए करते हैं हम कुछ प्रश्न यहाँ पे, जैसे कि पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है। पहले प्रश्न में आपको कोई सा भी पार्ट इसका ले लीजिए, हम सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि इसमें नॉन जीरो वैल्यूज ज्यादा दे रखी हैं। पहला बिंदु है 2 और 7, दूसरा बिंदु है आपके पास 1 और 1, और तीसरा बिंदु है आपके पास 10 और 8। ठीक है, उसके अनुसार लिखते हैं इसे और डेल्टा का मान निकालते हैं। 1/2 तो बाहर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बिंदु लिख दीजिए 2 7, पहला बिंदु लिख दिया, फिर 1 1, फिर तीसरा बिंदु 10 और 8। बचा हुआ जो कॉलम है उसे 1 1 से फिलअप कर लेते हैं, हम 1 1 से पूर्ति कर लेते हैं। अब आपको इसका मान निकालना है। सारणिक का विस्तार करना आपको आता ही है, हल करनी आपको आती है, उसी तरीके से हम कर लेते हैं इसे। 1/2 तो बाहर रखिए। ठीक है, सबसे पहले जब इसके सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा, इंटू में 1 की गुणा 1 में माइनस में 8, माइनस में अब की बार जब इसके सापेक्ष करेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 बाहर रहेगा, और 1 की गुणा 1 में और माइनस में 10। फिर अब की बार जब 1 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 1 तो बाहर आएगा, 8 और माइनस में 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 1/2 तो बाहर, यहाँ से देखिए माइनस के 7 बचेंगे आपके पास, तो माइनस के 14, यहाँ से आपके पास माइनस के 9 बचेंगे और माइनस का 7 बाहर रखा हुआ है तो प्लस के 63। इसी तरीके से यहाँ से माइनस के आपके पास बच रहे हैं 2, माइनस के 2। ठीक है, और ये आपके पास आया, देखिए माइनस के आपके पास हुए 16 और 63 में से 16 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 47 माइनस के, और माइनस के 47 और बटे में रह गया ये सामने वाला प्लस के 47 और बटे में रह गया 2, क्योंकि प्लस की ज्यादा है आपके पास, तो 47/2 वर्ग इकाई। ये आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले इन्हें अरेंज करना, अरेंज करने के बाद फिर उसका विस्तार कर देना सीधे सीधे, इसमें और कोई ऐसी खास बात है नहीं। अब देखते हैं कोलिनियर वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको दे रखे हैं। इनमें क्या होता है कि कोई एक अननोन दे दिया जाता है, के दे दिया जाए इसमें से कोई सा के। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए के दे दिया जाए, के + 7, और फिर आपसे कहा जाए कि ये तीनों बिंदु समरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे उस स्थिति में, आप डेल्टा की वैल्यू 0 रख के और इस समीकरण को हल करना शुरू करेंगे। करते हैं, चलिए। ये अब हमारी एक्सरसाइज हो गई शुरू 4.3, जिसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी, इस वजह से आपको करवा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना आए करने के लिए। अब देखिए 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, ए आपको दे रखा है ए और बी प्लस सी, बी बिंदु आपको दे रखा है बी और सी प्लस ए, और फिर सी बिंदु आपको दे रखा है सी और ए प्लस बी। और आपसे कहा गया है कि प्रूव दैट कि ए बी सी आपका एक समरेख बिंदु है, कोलिनियर है, यानी कि कोई त्रिभुज नहीं बनता, इसका क्षेत्रफल आपको 0 दिखाना है। तो सबसे पहला काम वही, हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा = 1/2। इन बिंदुओं को लिखना शुरू कर दीजिए, ए बी और सी
x लिख लिया। अब y b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, और तीसरा स्तंभ हम इससे फिलअप कर देते हैं 1 1 1 से। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि इस तरीके का प्रश्न हमने जब सॉल्विंग शुरू करी थी तो सबसे पहले ही करा था। तो क्या करते हैं कि C1 के अंदर C2 को ऐड कर लेते हैं 1/2। जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पे ये b प्लस सी प्लस a और a प्लस बी, जो का राइटिंग किया 1 1 और 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाला जा सकता है, तो ऊपर तो a प्लस बी प्लस सी आपने बाहर निकाल दिया, बटे में 2 रखा ही हुआ है, तो यहाँ से बाहर निकाला तो क्या बचा रहा है यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ से b प्लस सी प्लस a और a प्लस बी, और ये 1 1 1। अब आपको ध्यान देना है सारणी के प्रगुण पर। यदि दो स्तंभ एक जैसे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी है आपकी 0। ठीक है, यहां पर आपके पास C1 इक्वल्स टू किसके दिख रहा है आपको C3 के, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल दिख रहे हैं, तो इसका मान क्या आएगा 0। और अगर डेल्टा का मान 0 आ रहा है तो एक लाइन लिखेंगे नीचे, अतः A B और C समरेख हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके के प्रश्न होंगे समरेख वाले। अब हम चलते हैं कि जिसमें अननोन वैल्यू दे रखी होती है उसका मान निकालते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है आपका एग्जाम्स में, इसकी बात करते हैं। देखिए आपको दे रखा है तीसरे का पहला ही पार्ट, तीसरे प्रश्न का पहला ही पार्ट आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, K 0, दूसरा बिंदु है इसके साथ में 4 और 0, और फिर तीसरा बिंदु है आपके पास 0 और 2। ये तीनों चीज आपको दे रखे हैं, और ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया 4 वर्ग इकाई है। कोलिनियर दे देता, समरेख दे देता, तो क्या होता है इसका एरिया 0 होता, पर 0 की बजाय इसने हमें दे रखा है कि डेल्टा बराबर 4 के है। तो अब हम अपने तरीके से निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू। हमारे तरीके से क्या आती है 1/2, ठीक, इनके मान रखते जाइए, K 0 4 0 0 2, यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है, तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जिस स्तंभ में जिस पंक्ति में है उसके सापेक्ष विस्तार करते हैं। ये 0 केवल ये बचेगा, तो इसे ही आप क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद बचता क्या है आपके पास, इधर तो 4 है आपके पास, 1/2 बाहर है। यहां से आपने जब इन्हें क्रॉस किया है तो आपके पास बचा K 4 और यहां से 1 और 1। ठीक है, समझाया था ये तरीका। जिस एलिमेंट के सापेक्ष आप कर रहे हैं उसे क्रॉस कर दीजिए, और जो बचे हुए एलिमेंट है केवल वो रखेंगे, और जो ये एलिमेंट है ये आपका आ जाएगा बाहर। ठीक है, गुणा में 2 के। ठीक, अब हमें देखना है इसके पास चिन्ह कौन सा था, इसका बेसिक साइन क्या था। हमने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसके पास माइनस था तो हमें इसके सामने माइनस भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से तो 2 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास रहा 4 बराबर, माइनस तो बाहर है ये रखा हुआ। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, k की गुणा इसमें करेंगे 1 में तो k रह जाएगा, माइनस में यहाँ से 4 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 बराबर माइनस के अंदर गुणा करते हैं, माइनस k और प्लस में 4, ये 4 इधर आएगा तो ये भी कितना आ गया 0, और बराबर माइनस k के, यानी कि k बराबर कितने के आ गया 0 के। अतः k का मान यहाँ पर 0 होना चाहिए, तब इसका एरिया जो होगा वो 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके के इसमें प्रश्न है, एक आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको इक्वेशन फाइंड आउट कराई जाती है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। हमने सरल रेखा में 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ रखा है। क्या हुआ करता था, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। वही है यहाँ पर भी, जहाँ हम उस तरीके से ना करके सारणी वाली विधि से करते हैं।
और इस्तेमाल किसका करते हैं, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र का। तो देखिए क्या करना होता है चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में आपको दो बिंदु तो दिए जाएंगे 1 2 और दूसरा बिंदु आपको दे रखा है 3 और 6। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो एक तीसरा बिंदु वेरिएबल के रूप में आपको x और y अपनी तरफ से मानना पड़ता है, ठीक है। और अब इसी का प्रयोग करना है आपको डेल्टा वाले साइन का ही, तो डेल्टा बराबर, ठीक है। और क्योंकि ये एक रेखा है, रेखा ही तो जानी है, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा है, तो डेल्टा का मान कितना आएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। कोलिनियर है, एक लाइन में है, तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो अब यहाँ पर आप 0 बराबर 1/2 तो बाहर रखेंगे, और जो हमने अभी किया था 1 2 3 6 x एंड y, और यहाँ से 1 1 और ये 1, इसे हल करते चले जाना है, और x y में जो भी रिलेशन आएगा वही आपका समीकरण हो जाएगा इसका। देखिए दो तो इधर जीरो में चला ही जाएगा, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब सीधे सीधे बचता है 1 2 1 3 6 1 और x y और 1 बराबर 0। इसे आपको हल करना है, और हल करने के बाद जो भी आता है वो आपकी समीकरण हो जाएगी। अब इसमें प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस 1 के सपोर्ट से इन्हें 0 करके कर सकते हैं। करें उसी तरीके से, चलिए करते हैं। R1 को R2 में से और R3 में से घटा दीजिए। तो R1 तो क्योंकि तो रही 1 2 1, जब इसमें से घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 0, ठीक। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से x - 1 y - 2 और यहाँ से बराबर 0 के, ठीक है। अब जब हम इसे C3 के सापेक्ष खोलेंगे तो एक एलिमेंट है हमारे पास बचा केवल ये, बाहर तो 1 है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 2 की गुणा तो इसमें कीजिए, 2 गुणा में y - 2 और बीच में चिन्ह माइनस का, 4 गुणा में x - 1 और बराबर में 0, ठीक है। क्या करा हमने, इस 1 के सापेक्ष यानी कि C3 के सापेक्ष हमने इसे विस्तार कर दिया है इसका, और C3 के सापेक्ष विस्तार करने के बाद केवल ये बचे हैं, ये तो मैंने क्रॉस कर दिए, देखिए ये बचे हैं केवल, इसकी गुणा इसमें जाएगी, माइनस में इसकी गुणा इसमें जाएगी। अब इसे हल कर दीजिए आप, क्या बचा 2y माइनस में 4 माइनस में 4x और प्लस में 4 बराबर 0 के। देखिए यहाँ 4 से तो ये 4 घट रहा है, आपके पास बचा रहता है यहाँ पे 2y माइनस में 4x बराबर 0 के। इसे और थोड़ा सा हल कर दीजिए, -2 से पूरी समीकरण को भाग कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस में y बराबर 0। तो ये आपके पास इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। ये आपकी प्रश्नावली थी, ठीक है। 3 बिंदु यदि हमें दिए हुए उनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी 4.3 प्रश्नावली भी पूर्ण होती है। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और उदाहरण जरूर कर लें एक बार। ज्यादा प्रश्न अगर आपको चाहिए इसमें से, आपको लग रहा हो कि प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा प्रश्न होने चाहिए, एनसीईआरटी में कम है, तो आप नेट पे जाके ऑनलाइन जाकर के किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जो एडिशनल बुक्स आती हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या नेट पे आप देखिए वहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उन्हें हल करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।